सिक्स सेमेस्टर में इसकी शुरुआत करेंगे। झारखंड के पॉलिटेक्निक के सिलेबस में आपको ये भी एक सब्जेक्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका वेटेज भी अच्छा खासा है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वैसे तो आपके अभी के पेपर में सभी सब्जेक्ट्स का बराबर अंक है, लेकिन आगे जो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में जब आप एंटर करेंगे पॉलिटेक्निक करने के बाद, उस समय इस सब्जेक्ट की बहुत महत्ता है। इसकी स्ट्रक्चर्स में जैसे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, इनके डिज़ाइंस पढ़ने ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन होगा, किसी भी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन होगा, वो इन्हीं आरसीसी से होगा या स्टील से होगा, या उसका जो एनालिसिस करना है वो आप पढ़ चुके हैं अब पिछले मैकेनिक्स में। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर तो अभी इसी सेमेस्टर में आपको पढ़ना भी है, तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इसमें आपको बताया भी जाएगा एनालिसिस, अगर कुछ वैसा रहा तो, जो अब इसी सेमेस्टर में है भी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, तो इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे हम कहते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो पहला सवाल तो यही आना चाहिए कि भैया ठीक है, कोई चीज़ बनाते हैं हम, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्टील का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? स्टील क्यों इस्तेमाल कर रहा है? मतलब कुछ भी बना लेते, ब्रास ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, स्टील क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं उसकी भी वजह है। स्टील क्या है, कैसे बनता है, उसकी भी वजह है। कास्ट आयरन ले सकते थे, स्टील क्यों लिए? बहुत सारी वजह है। मेटल बहुत सारे तरीके का हो सकता है। कास्ट आयरन यूज कर सकते हैं हम, ब्रॉन्ज यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं, बर्तन आप देखते हैं, बर्तन यूज करते हैं ब्रॉन्ज के या कॉपर के, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं। तो क्यों यूज करते हैं हम लोग स्टील ही? कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ये हम लोग जानेंगे स्टील की महत्ता क्या है। पहले तो ये जाने कि व्हाट इज स्टील। स्टील इज इट इज अलॉय। अलॉय का मतलब क्या होता है? इसमें एक साथ दो तीन चीजें मिक्स की जाती है। अलॉय में आप कोई मेटल का जो मेटल में आप कुछ मिलाते हैं, कुछ भी ऐसा मिलाते हैं जिसकी उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, हल्की फुल्की चेंज हो जाए। जैसे आयरन में हम लोग हल्का सा कार्बन कभी मिला लेते हैं, कभी क्रोमियम मिला लेते हैं। क्रोमियम मिलाने से क्या होता है, वो क्रोम प्लेटेड हो गया, उसमें जंग बहुत देर से लगेगा, और भी देर से लगेगा। स्ट्रेंथ में जरूर थोड़ा बहुत का अंतर आता है। अलॉय में स्टील जब हम बात करते हैं तो स्टील इज अलॉय ऑफ व्हाट? जब हम कहते हैं कि अलॉय है, तो अलॉय किस चीज का अलॉय है? अलॉय जब हम पूछते हैं किस चीज का अलॉय, अलॉय मतलब इसमें क्या क्या मिला हुआ है। पहला तो जो मेन है वो है आयरन, कार्बन, स्टेनलेस स्टील रहेगा तो निकल भी रहेगा, क्रोमियम भी रहेगा, अलग अलग चीजें। इसकी मात्रा कितनी होती है? लगभग अराउंड जब हम कह रहे हैं तो ये अराउंड लगभग 0.23% रहता है। स्टील इज अ अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, मोस्टली बड़े पैमाने पर। बाकी छोटी छोटी मात्रा में बहुत कुछ मिलाया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए। उसको जंग रोधी बनाने के लिए कुछ और मिला सकते हैं हम। उसको क्रोम प्लेटेड बनाना हो, जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है क्रोम का बहुत, उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। पहली चीज कि कार्बन को कितना मिलाना चाहिए, इस पर भी विवाद है। विवाद नहीं है, इसके भी तर्क है। कार्बन जितनी आप बढ़ाएंगे, कार्बन की मात्रा जितना आप ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, मतलब इसको आप इंक्रीज कर देंगे। ये एरो हम यूज कर रहे हैं इंक्रीज करें। जितना ही आप इसमें कार्बन को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इस स्टील की, ये जो अलॉय बना, इसकी डक्टिलिटी घटने लगती है। हार्डनेस बढ़ने लगता है। डक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ? आप बचपन में पढ़े होंगे। डक्टिलिटी का मतलब होता है
इसको कितना लची मतलब कितना खींच के हम तार जैसा बना सकते हैं, ये डक्टाइल हुआ। हार्डनेस उसमें उतना ही कड़ापन, यानी कि अगर हम कहेंगे एक जैसे स्टील के भी ग्रेड होते हैं, अलग अलग ग्रेड होते हैं। अगर हम नाम लिए माइल्ड स्टील, और एक ग्रेड होता है, मान लीजिए हम कहें माइल्ड स्टील का आप इसको Fe250 के नाम से भी जानते हैं। Fe415 भी होता है, Fe500 भी होता है। ये इसमें हुआ क्या, हम ये जब कह रहे हैं कि Fe250 है, Fe415 है, Fe500 है, इसमें आपने किया कुछ नहीं, आपने कार्बन की मात्रा बढ़ाते चले गए, इसमें और बढ़ा दी, इसमें और बढ़ा दी। इससे हुआ क्या कि उसका हार्डनेस बढ़ गया, उसका यील्ड ऑफ मॉडुलस चेंज कर रहा है हमारा यंग्स मॉडुलस। ये सारी टर्म जो हम लिख रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आपने ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने ये सब पढ़ा है, डक्टिलिटी क्या है, हार्डनेस क्या है, यंग्स मॉडुलस जो कि ई से हम लोग बताते हैं। ई का वैल्यू बढ़ते जाता है, इसमें इसका ई का वैल्यू से इसका ई का वैल्यू बढ़ जाएगा, इसका ई का वैल्यू बढ़ जाएगा, इलास्टिक लिमिट बढ़ते चला जाता है, जिसके कारण उसमें डक्टिलिटी कम, हार्डनेस उसका बढ़ते चला जाता है। इसके लिए आपको आसान से समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा आपको ये ग्राफ याद दिलाना चाहते हैं। स्ट्रेन है, स्ट्रेन और स्ट्रेस का ग्राफ है। ये पॉइंट ए है पहला, यहाँ पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, यहाँ पॉइंट सी डैश है, ये डी है, ये वाला पॉइंट यहाँ ई है, और ये आपका एफ। इसको जरा हम संक्षिप्त में इसकी कहानी आप सुन लीजिए, वैसे तो आप सब पढ़े हैं, इसको डिनोट करते हैं। समझिए, समझ लेंगे तो ये कहाँ आपको आसान हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल पेपर। समझ लीजिए पहले क्या है। आप किसी एक रॉड लिया जाता है, रॉड का टुकड़ा लिया जाता है, ये 2 इंच का लिया जाता है, और इसका ये 0.5 इंच का रहता है डाया। इसको हम खींचते हैं, टेंशन दिया जाता है, इसको हम खींचते हैं, टेंशन देंगे तो जैसे जैसे हम इस पर टेंशन दिए, इसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ, स्ट्रेस जैसे इसमें डेवलप हुआ, इसमें स्ट्रेन डेवलप होना शुरू होता है। स्ट्रेन का मतलब, स्ट्रेन इज व्हाट, चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यहाँ पर रिवाइज कराने के लिए हम लिख दिए हैं थोड़ा सा, इतना बड़ा जगह, इसको आप हटा भी सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, बोर्ड से शायद बाहर ना जाए, बस डेल्टा एल चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर आसान करने के लिए फोर्स को हम P से डिनोट कर रहे हैं और एरिया को P से, P बाय ए कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इसको खींचेंगे, इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। जो स्ट्रेस डेवलप होता है, यहाँ से यहाँ O से A तक एक स्ट्रेट लाइन बनती है।
इसका मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन का कहने का सेंस है जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन बनती है मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, माने स्ट्रेस इज इस लाइन के अंदर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसी दौरान जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट तक, इसी पॉइंट के लिमिट तक प्रोपोर्शनैलिटी चलेगी, तो ये ए पॉइंट ही हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बन जाता है, जिससे बाद में ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, यंग्स मॉडुलस E जो है ये कांस्टेंट है, ऐसा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू E जो यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, ये हुआ O से A तक। O से A तक सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है, वहां से आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। जैसे ही इसको और खींचा जाए और इसमें स्ट्रेस जैसे ही बढ़ाते हैं आप, पॉइंट बी पे आते आते यहां से ये जो ए बी पार्ट है, ए बी पार्ट, यहां पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहां पर ये हल्का कर्व है, it is a curve। ठीक है, ये है यील्ड लिमिट। यहाँ यील्ड लिमिट इसको भी नहीं करना चाहिए, यील्डिंग तो खैर यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन जनरली क्या होता है, आमतौर पर जब हम देखते हैं ए बी और सी या सी डैश इतने क्लोज होने के कारण फॉर प्रैक्टिकल रीजंस हम ये मानते हैं कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यील्ड लिमिट, ये सब एक ही स्थान पर हैं और एक ही स्थान मान लिए जाते हैं। इनको हम लोग जनरली इससे डिनोट करते हैं, जैसे 250 का Fe 250 का सिग्मा वाई इज 250। अब व्हाट इज सिग्मा वाई? जब हम कह रहे हैं कि सिग्मा वाई ये है, क्या है ये लिमिट, टेम्परेरी पर इस स्थान तक, माने इलास्टिक जोन तक, ये पूरा इलास्टिक जोन है मान के चल रहे हैं, इसके बाद से ये प्लास्टिक जोन है। क्या होता है इलास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन का मतलब, कहने का मतलब हुआ अगर किसी चीज को हम खींचे और वो उसी स्थान पर बराबर होगा, वैसे का वैसे आ जाए, जैसे ही हम लोड हटाएंगे, ये टेंशन छोड़ेंगे, ये वापस इतने इंच का हो जाए, तो ये यानी कि अब तक जो लोड चल रहा था वो इलास्टिक लिमिट के अंदर चल रहा था, तो ये उतना स्ट्रेस है, ये इसका यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल। इतना तक का स्ट्रेस डेवलप कर जब तक रहेगा तब तक अगर लोड हटाया जाए, इसको हटा देंगे, जीरो कर दें, तो भी ये उतने पे आ जाए। ये हुआ इस दौरान से इस दौरान तक की कहानी। हम बस रिवाइज करा रहे हैं ये सारी चीजें, इसकी अभी खास जरूरत नहीं है, लेकिन आगे दिक्कत ना हो इसलिए अभी बता देना ठीक है। इसके बाद जो है वो प्लास्टिक जोन है। प्लास्टिक जोन यानी कि अगर इसको खींच दिया जाए तो ये, जैसे मान लेते हैं हमने इस रॉड को टू 250 से ज्यादा खींचा और ये मान लेते हैं इसको हमने 350 का स्ट्रेस डेवलप हो गया इसमें, ठीक है, इसकी यील्ड लिमिट से पार हम इसको ले गए खींचकर, इतना स्ट्रेस उसमें डेवलप करते हैं। और इसमें जिस समय खिंचाव था उस समय ये इतना लंबा हो चुका, ये ए बी से लेकर बी पॉइंट बी डैश तक आ गया था यहाँ तक। जैसे ही आप ये फोर्स को हटा दोगे, यहाँ से खोल दोगे इसको, वैसे ही ये कुछ हिस्सा अंदर को जाएगा। ये जो हिस्सा अंदर को चला गया ये था इलास्टिक एलोंगेशन। एलोंगेशन मतलब खिंचाव, इलास्टिक एलोंगेशन। और जो हिस्सा नहीं जा पाया वो प्लास्टिक हिस्सा है। जैसे आप
किसी पॉलीथीन या प्लास्टिक को जब खींचते हैं तो ऐसा नहीं कि रबर की तरह वापस चला आता है, वो खिंचाव में ही पड़ा रहता है, वो प्लास्टिक नेचर है। यानी कि इसके पार, इस पॉइंट के पार ये हाईएस्ट लिमिट है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है इसकी, इसको अल्टीमेट स्ट्रेस से डिनोट करते हैं। उसके पार आप जैसे ही ले जाएंगे ये फेल कर जाएगा, एफ पॉइंट पर नेकिंग शुरू हो जाती है यहाँ के बाद से, ये ऐसा नेकिंग हो जाता है और ये यहाँ से टूट जाएगा, ऐसा कप कोन बनता है। ये आप पढ़े हैं चौथे पढ़ने में, दोबारा रिवाइज करा देते हैं। खैर आगे चलते हैं। तो एबी के बारे में भी जाना आपने, सी से डी के बीच में रीओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। मतलब आप कोई स्ट्रेस नहीं भी दीजिएगा तो भी ये एलोंगेट होते रहता है, स्ट्रेन इसमें आते रहता है। इसमें अपने में मॉलिक्यूल्स रीओरिएंट होते हैं और कैसे स्ट्रेस से लड़ा जाए इसके लिए संगठित होते हैं और फिर से एक साथ एकजुट हो जाते हैं। उसके बाद इस डी पॉइंट के बाद आप जैसे और स्ट्रेस बढ़ाते हो तो ये और स्ट्रेस लेने को तैयार होता है। ये स्थिति आई सिर्फ और सिर्फ रीओरिएंटेशन के कारण, रीओरिएंटेशन के कारण ही इस स्थिति में जा पाता है और एक अल्टीमेट वैल्यू तक रीच कर पाता है या पहुंच पाता है। हर स्थिति में यील्ड लिमिट के बाद भी एक शक्ति होती है, बची हुई शक्ति होती है कि वो इतना तक झेल सके। आरसीसी जैसे डक्टाइल मटेरियल की बात नहीं हो रही है, इस डक्टिलिटी का मतलब यही है, जैसे आरसीसी एक डक्टाइल चीज है, उस पर कोई लोड पड़ा उसकी ताकत से ज्यादा तो वो टूट के बिखर जाएगा। जैसे एक बिस्किट लीजिए, बिस्किट को आप कोशिश कीजिएगा मोड़ने की, वो टूट जाएगा। आप एक लोहे का स्टील का स्केल लीजिए, उसको आप जैसे ही आप मोड़ने की कोशिश करेंगे वो बेंड होता है, वो बहुत पूरा बेंड होने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है वो पूरा मुड़ जाए, एक स्थिति तक वो वापस इलास्टिक की तरफ वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जब बहुत ज्यादा दे दीजिएगा लोड वो पूरी तरह मुड़ जाएगा, टूटेगा नहीं, मुड़ जाएगा। वही स्थिति है प्लास्टिक नेचर, बहुत ज्यादा दीजिएगा तब तो वो भी टूटेगा बेचारा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं टूटता है। डक्टिलिटी यही चीज कहती है, डक्टिलिटी में अधिक स्ट्रेस देने पर भी वो सीधे ब्रेक नहीं होता, उसमें थोड़ी सी क्षमता होती है। जो मटेरियल डक्टाइल है, जनरली मेटल सब डक्टाइल ही होते हैं, तो इसीलिए स्टील में एक ये खासियत होती है कि ये डक्टाइल है और डक्टिलिटी घटती है जब जैसे ही आप इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ा दें। इस पर कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली बहुत बार पूछे गए हैं, एसएससी जेईई में भी पूछा गया है, बीटेक के भी एग्जाम्स गेट में और ईएस के एग्जाम्स में पहले पूछा गया है कि कार्बन के परसेंटेज को घटाने से या बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है इसमें। अब एक सवाल और था, मेरा सवाल यह था कि स्टील को ही क्यों यूज करते हैं, एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं, कॉपर या ब्रास यूज कर सकते थे अगर अलॉय ही यूज करना है। इसकी एक खास वजह है कि स्टील को ही इसलिए यूज करते हैं। आप लोग एक टर्म पढ़े होंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एक टर्म पढ़े होंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसको जनरली अल्फा से डिनोट किया जाता है। आरसीसी का और स्टील का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एक ही है। अब इसका फायदा क्या होता है, एक ही है मतलब एक सिर्फ एक नंबर नहीं है, लगभग बराबर सा है, 19-20 का फर्क होगा, बहुत होगा, मतलब 19 या 20 नहीं है वो देखना पड़ेगा आपको किताब में कि कितना है, उनको अभी ठीक से याद नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब ऐसे समझिए कि अगर ये स्टील का एक रॉड है और एक आरसीसी का यही साइज का
ये आरसीसी है, ये स्टील है। अभी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस है। 1 डिग्री बढ़ाते हैं, ठीक एक टेम्परेचर को थोड़ा सा गर्म किए, बढ़ाया, और ये हो गया अब 28 डिग्री सेल्सियस। गर्मी में चीजें फैलती हैं, बचपन में पढ़े थे, जैसे गर्मी में पैर पसार के आदमी सोता है, ठंड में सिकोड़ के सोता है। इसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जरा सा फैलता है। कितना फैलता है वो स्ट्रेन, ये जितना फैलेगा, देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि आरसीसी भी उतना ही फैलता है। ये गुण स्टील आरसीसी या आरसीसी में नहीं कहना चाहिए, आरसीसी तो रेनफोर्स कंक्रीट हो गया, तो इसमें स्टील तो ऑलरेडी आ गया, आरसीसी नहीं कहेंगे हम इसको कंक्रीट कहते हैं, बस प्लेन कंक्रीट है, स्टील है। ये दोनों बराबर होने के कारण इसीलिए स्टील का इस्तेमाल भी कंक्रीट में आगे चल के किया गया। जो रॉड्स देखते हैं, रॉड लगाए जाते हैं, स्टील बार्स यूज करते हैं, जो कि आगे चल के यही बन गया आरसीसी। आप कहेंगे कि पढ़ने चले तो स्टील आरसीसी पे काहे पढ़ने लगे, तो स्टील का क्यों इस्तेमाल है, इसकी एक वजह ये भी है। कंक्रीट में हम क्यों करके आरसीसी बनाते हैं, इसकी वजह यही है। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लगभग सेम होने के कारण दोनों में एक बराबर का फैला होता है। जैसे मान लेते हैं कि कंक्रीट का बार है, एक ब्लॉक है, इसके अंदर एक रॉड पड़ा हुआ है, ये 2 रॉड पड़े हैं, ये जितना फैलेगा बाहर भी उतना ही फैलेगा। तो अच्छी बात है ना, ने पता चला कुछ ऐसा डाल दिया हम स्टील की जगह कि कंक्रीट तो कम फैला और स्टील फैल के बाहर आ गया, तो इसके बीच में बॉन्डिंग नहीं रह गई ना, तो ये स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, वो लोड बराबर लेगा ही नहीं, जिसके कारण कोई और मटेरियल हम लोग यूज नहीं करते। दूसरा चीज, एक तो वजह ये है स्टील का इस्तेमाल ज्यादातर होने का कंस्ट्रक्शन में, और दूसरा कि स्टील के स्ट्रक्चर, प्योर स्टील के ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो क्या बहुत सारा मटेरियल है, एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम है, सीयू है। पहली चीज कॉस्ट देखिए, स्ट्रेंथ होल्ड करने की ताकत देखिए, लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। लोड बेयरिंग कैपेसिटी आप लोग समझते होंगे मेरे ख्याल से। लोड बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ लोड को सह सकने की क्षमता। किसी भी मटेरियल में लोड को सहने की कितनी क्षमता है, जिसको कहते हैं लोड बेयरिंग कैपेसिटी। एल्यूमिनियम पतला होता है, एल्यूमिनियम के तार देखे होंगे आप लोग, जो बिजली के तार होते हैं वो कॉपर या एल्यूमिनियम के ही इस्तेमाल होते हैं, तो उनको मोड़ा जा सकता है। लेकिन स्टील का अगर कुछ रहेगा तो वो मोड़ने में समय लगता है। तो पहले तो पर यूनिट वेट में जो स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट वो बहुत अच्छा होता है स्टील में। प्लस कॉस्ट का भी इश्यू है, स्टील उतनी ज़्यादा बहुतायत में, आयरन उतनी ज़्यादा बहुतायत में हमारे यहाँ उपलब्ध है जितना कि एल्यूमिनियम या कॉपर। कॉपर तो खैर हम लोग बाहर से मंगाते हैं, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, इसीलिए स्टील की भी जरूरत में, स्टील की ही ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें कंस्ट्रक्शन के काम में। आगे देखते हैं स्टील क्यों इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम वगैरह के डिसएडवांटेज भी बहुत है। इसमें डिसएडवांटेज एक ये भी है कि एल्यूमिनियम वगैरह को जंग जल्दी लगता है, तो उसका रिपेयर और मेंटेनेंस भी बहुत खर्चीला पड़ता है ज़्यादा। फिर थर्मल एक्सपेंशन उसका बहुत ज़्यादा है, आप गर्म करो तो बहुत जल्दी फैलता भी ज़्यादा है, इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में आप डिज़ाइन सीखेंगे, जरूरी हम लोग यहाँ डिज़ाइन करने आए हैं ना, तो डिज़ाइन सीखेंगे। पहला आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है डिज़ाइन का मेथोडोलॉजी क्या है। डिज़ाइन मेथोडोलॉजी यानी कि वैसे तो आपको एक ही डिज़ाइन मेथोडोलॉजी पढ़नी है, जो तरीके हैं, एक है लिमिट स्टेट मेथड, नाम लिखेंगे हम इसको, लिमिट स्टेट मेथड। पहले जो इस्तेमाल होता था वो था WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। आपको नाम पर जानना है, इसमें क्या होता था ये थोड़ा जान लेना है। हम इसके हिसाब से डिजाइन सीखेंगे नहीं,
सीखेंगे हम लोग लिमिट एलिवेशन के साथ ही। इसी से सीखेंगे डिजाइन करना। इसमें भी क्या क्या सीखना है हमको? पहली चीज इसके बारे में जानना जरूर है, क्या क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ फायदे होने चाहिए, दोनों का अंतर भी जानेंगे। पहली चीज जो डिजाइन करने सीखेंगे, कनेक्शंस कैसे डिजाइन करते हैं। कनेक्शंस कैसे डिजाइन करते हैं मतलब किसी को कैसे जोड़ा जाता है, बोल्ट है, रिवेट है, वेल्डिंग कैसे होती है, उसका कैलकुलेशंस कैसे होता है, ये जानेंगे। दूसरा बीम्स का डिजाइन, यानी कि कोई चीज है जो कहीं रखी हुई है और लोड ऊपर से आ रहा है, तो वो कैसे लोड को संभालेगी, ये डिजाइन करना है। दूसरा टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर का मतलब कोई चीज है अगर खिंचाव में है, टेंशन का मतलब खिंचाव में है तो उसका डिजाइन कैसे होगा। तीसरा कंप्रेशन मेंबर। बीम्स को हम लिख सकते हैं इसी फॉर्म में, फ्लेक्सुरल मेंबर। टेंशन मेंबर हो गया, कंप्रेशन मेंबर मतलब आम भाषा में समझ लीजिए कोई कॉलम है, कोई तो पिलर, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं पिलर है, कोई चीज है उसके ऊपर से लोड इसको थामना है, इसका डिजाइन कैसे करेंगे, कितना तक कर सकेंगे, वो डिजाइन होता है कंप्रेशन मेंबर में। इसके नीचे गसेट प्लेट भी होता है। बीम्स में भी बड़े बड़े बीम्स भी आपको पढ़ना है, गर्डर क्या होता है, प्लेट गर्डर क्या होता है, गैंट्री गर्डर क्या होता है, क्रेन्स जिस पर होल्ड करके चलते हैं वो कैसे होता है। कनेक्शंस तो आप इन चीजों को आप जनरली देख सकते हैं रेलवे के पुराने ब्रिजेस में, वो सब लोहे के स्टील के ही बने हुए हैं, उसमें जानेंगे। इसके पहले एलेक्शन से भी पहले हम एक चीज और यहाँ पढ़ेंगे, किस तरह के मेंबर्स मिलते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड कोड है, स्टील टेबल कैसे देखा जाता है, उसके कोड बुक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इन सब का इस्तेमाल हम लोग देखेंगे अगली आने वाली क्लासेस में।